welcome back to Blade Learner K12. So this is Ayushas and we are back again with some set of questions for class 12 Political Science Chapter 6 United Nations and its Organization. जैसा कि आपको पता है कि हम एक MCQ सीरीज को कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली 20 MCQ को डिस्कस करते हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अब तीसरे चैप्टर की ओर, दैट इज यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, कोल्ड वॉर एरा एंड काइंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप उन वीडियोस को जरूर देख लें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री के भी MCQ कंडक्ट कराए जा रहे हैं इस चैनल पे, तो आप उनको भी विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख लें। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसके कई सारे पार्ट्स डिलीट हैं और उसकी जगह पे ये वाला डिलीट, ये चैप्टर डिलीट नहीं है। सो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपको यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया और उसके अलावा जो CBSE है उसने कुछ एडेड मटेरियल्स भी दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस कारण से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पढ़ना है। इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी CBSE ने दिया है। सो इस चैप्टर का ये पार्ट सेकेंड है बिकॉज हम लोगों ने एक पार्ट कंडक्ट कर रखा है। ठीक है, और आपको बता दूं कि अगर आपको इन MCQ के PDFs वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि ड्राइव लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो इन PDFs को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन से। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 3 जो लेवल्स हैं उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लेवल 1 में सबसे आसान सवाल होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, उसके बाद लेवल 2 एंड लेवल 3 में फर्दर हम लोग लेवल के मतलब टफनेस को इंक्रीज करते हुए चलते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के समय जुड़े हुए हो तो लाइव चैट में भी आप आंसर दें और हाँ, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें सबको पता है कि लाइव चैट में आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द UN एजेंसी कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मतलब कौन सी UN एजेंसी है जो कि पीसफुल एंड सेफ्टी के लिए, मतलब पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसकी सेफ्टी के लिए जिम्मेवार है, मतलब परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है। आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, द UN कमेटी ऑन डिसआर्ममेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, UN इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है। आई होप ये बहुत आसान सवाल है तो आप सभी लोग जवाब दे दोगे लाइव चैट में और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड उसके बाद ऑप्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, उसकी स्थापना जो प्रेसिडेंट डी आइजनहावर के एक तरह से विजन या उन्होंने इन्वाइस किया था, जो एटम्स और पीस वाला जो एक कंसेप्ट है उसके ऊपर कहा था कि दुनिया में किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका पीसफुल यूज किया जाए। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी का 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक यूज हो सकता है जिससे आप वेपन वगैरह बना सकते हो, एटम बम वगैरह बना सकते हो। दूसरा ये जो हो गया जिसको पीसफुल यूज कहते हैं, उसका आप यूज कर सकते हो। उसमें जो प्लूटोनियम यूरेनियम वगैरह यूज होता है तो उस चीज का आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, या मेडिकल पर्पज में भी उसका यूज सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट में उसका यूज किया जा सकता है, रिसर्च पर्पज के लिए किया जा सकता है। तो कई सारे अलग यूज हैं अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एटम बॉम्ब्स, राइट। तो पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का, ना कि वेपन बनाने में दुनिया में इस चीज का यूज किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई गई और इसकी स्थापना करी गई। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको बता देता हूँ। हेडक्वार्टर्स कहाँ है IAEA का, वो है वियना में। ठीक है, वियना कहाँ है तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। सो ऑस्ट्रिया में जो वियना है वहां पर इसका हेडक्वार्टर्स है। और दरअसल ये एजेंसी क्यों बनाया गया था, ताकि दुनिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज पीसफुल पर्पस के लिए किया जाए और इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसका यूज किया जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट इज बेस्ड आउटसाइड द USA। संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाहर स्थित है, वो कौन सा है आपको बताना है। UN सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको जवाब देना है। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन है तो हम लोग देखते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक,
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। उसके बाद हो गया एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड उसके बाद हो गया सेक्रेटेरिएट। तो ये सब जो है ना, ये 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। हालांकि इसके अलावा स्पेशलाइज एजेंसी भी है, जैसे आप उसमें WHO को ले लो, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कई सारे उसमें अलग अलग स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग, ILO जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो कई सारे स्पेशलाइज एजेंसी भी हैं, ठीक है। उनकी स्थापना बाद में भी हुई थी, कुछ की पहले भी हुई थी। उसको बाद में यूनाइटेड नेशंस के साथ एक तरह से काम करने के लिए, स्पेशलाइज पर्पस के लिए उसको बनाया गया था। लेकिन यूएन की अगर बात करें तो यूएन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिन सभी प्रिंसिपल ऑर्गन्स की स्थापना 1945 में ही हो गई थी, इस यूनाइटेड नेशन के एग्जिस्टेंस में आने के कारण। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन है जो कि यूनाइटेड स्टेट से बाहर स्थित है। आपको बता दूं कि इनमें से 5 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो यूनाइटेड स्टेट में ही अवस्थित है, लेकिन इनमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका जो डी ऑप्शन है वो, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करूं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर स्थित है? हेग। ये कहां पर है? तो नीदरलैंड्स, ठीक है। यहीं पर आपको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर्स है, वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैठती है। हालांकि और भी कई सारे कोर्ट्स वहां पर हैं, वहां पर PCA भी है, ICC भी है, तो कई सारे वहां पर कोर्ट्स हैं। इसलिए दुनिया की राजधानी कहा जाती है, न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है दुनिया का हेग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी सभी चाहे जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट हो, जनरल असेंबली हो, एंड अदर प्रिंसिपल ऑर्गन, वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स में ही बेस्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। डार्फर क्राइसिस इज रिलेटेड टू विच कंट्री? डार्फर क्राइसिस या संकट किस देश से संबंधित है? तो आपको जवाब देना है इसका। बहुत अच्छे से जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा होगा वही जवाब दे पाएंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। बिकॉज कार्टून के बारे में, कार्टून का जो कैप्शन है उसमें इसके बारे में दिया गया है, सूडान, तंजानिया, नाइजीरिया और इजिप्ट। तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या सही जवाब होगा। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैट बॉक्स वाला जो आंसर है ना वो बाद में फिर रहता नहीं है। तो फिर अगर आप लाइव चैट में जुड़े हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सको, क्योंकि हम लोग रेगुलरली एनालाइज करते हैं। आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। पर्सनली पढ़ा जाता है, अगर आपने कुछ गलती कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। सो डार्फर क्राइसिस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डार्फर क्राइसिस रिलेटेड टू सूडान। दरअसल 2003 की बात है, ठीक है। तो वहां पर एक क्राइसिस हुआ था। हुआ क्या था कि डार्फर एक जगह है सूडान में, वहां पर नन अरब्स जो थे, ठीक है। सूडान मेजरली एक मुस्लिम कंट्री है, बट वहां पर जो नन अरब्स है, मतलब जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनकी क्लिंजिंग करी जा रही थी। इतनी क्लिंजिंग मतलब कि हजारों लोगों को मारा जा रहा था केवल इसलिए क्योंकि वो नन अरब्स हैं, ठीक है, मुस्लिम नहीं है। तो इस कारण से उनको मारा जा रहा था। इसमें वहां के जो प्रेसिडेंट है उनकी भी संलिप्तता पाई गई बाद में। तो ऐसा एक इतनी क्लिंजिंग वाला सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे जर्मनी में किस प्रकार से जोइस लोगों को मारा जा रहा था हिटलर के द्वारा, तो उसी पैटर्न पे एक तरह से कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को टारगेट करके मारा जा रहा था। तो कई सारे लोग उसमें मारे गए थे, कई हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो उस क्राइसिस को जाना जाता है 2003 के क्राइसिस, डार्फर क्राइसिस के नाम से, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था? सूडान, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन who played a major mediatory role in the Congo? So ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेटेड है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में जब आपने पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा, तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने कॉन्गो में जो क्राइसिस हुई थी, कॉन्गो में जो प्रॉब्लम हुए थे, उसमें उन्होंने मीडिएटरी रोल प्ले किया था, काफी की रोल प्ले किया था वहां पर जो संकट है उसको दूर करने में। ऑप्शन है आपके सामने यूथैंड, कुर्ट, वेलहेम्डम, डैग हैमर्सकोजेल्ट एंड या फिर बान की मून। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से क्या सही जवाब होगा। आपको बता दूं कि ये चारों ही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। तो इनमें से कौन से सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में भी एक तरह से मिलिट्री रोल प्ले किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डैग हैमर्सकोजेल्ट। ये जो थे, ये व्यक्ति, इन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में काफी एक तरह से कह सकते हो काफी की रोल प्ले किया था। इवन की लास्ट में क्या होता है कि एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत भी हो जाती है, ठीक है। और बाद में कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए गए कि इनकी जो हत्या है वो करी गई थी, बिकॉज इस क्राइसिस में जो भी लोग लगे हुए थे उन्हीं लोगों की संलिप्तता के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी,
ठीक है। तो ये प्लेन क्लास में मरे थे। बाद में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था उनके इस तरीके के योगदान के लिए। बट आपको बता दूं कि हालांकि मैंने कोल्ड वॉर में इसके बारे में पढ़ा था, कॉन्गो दरअसल एक कॉलोनी हुआ करते थे, बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करते थे। तो बेल्जियम यहाँ से चला जाता है, मतलब आज़ाद हो जाता है कॉन्गो। बट उसके बाद जो एक तरह से टेक ओवर करने के लिए कोई वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, या कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं था जो कि टेक ओवर कर सके। पॉलिटिशियंस उतने ज़्यादा तैयार नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं थे। तो इस कारण से वहाँ पर जो एक सिविल वॉर का सिचुएशन अराइज हो जाता है, कई सारे ग्रुप पावर में आने के लिए एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्गो क्राइसिस था जिसमें मीडिएटरी रोल प्ले करने के लिए डैग हैमर्सकोजेट आए थे, और उनकी मौत भी इसी क्राइसिस के कारण एक तरह से आप कह सकते हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि डैग हैमर्सकोजेट ये किस देश से आते हैं। बेसिकली ये मतलब इनका देश कौन सा था, किस देश से आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। मैं आपको चेक करूंगा उन आंसर्स को। राइट, चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस में कौन सा देश कंट्रीब्यूट करता है? यूके, यूएसए, चाइना और इज इट जापान? जवाब देना है, काफी आसान सा सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट फर्स्ट जो इस चैप्टर का किया था, उसमें भी इस चीज को एक तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की भागीदारी उतनी ज्यादा क्यों है, या उसका डोमिनेंस उतना ज्यादा क्यों है? तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि यूएन बजट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट है वो करता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट है वो यूनाइटेड स्टेट्स करता है। ठीक है, तो इस कारण से भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशंस में। कई सालों तक ऐसा ही हुआ था। ठीक है, हालांकि सिचुएशन अब धीरे धीरे बदल रहे, लेकिन फिर भी आप मोर एंड लेस कह सकते हो कि उनका जो डोमिनेंस है सब्सटैंशियल है। ठीक है, हालांकि और भी कई रीजन है जिसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करता है यूनाइटेड नेशंस में। एक कारण तो यही हो गया कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में वो स्थित है, तो अमेरिका के टेरिटरी में ही हुआ। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब मेजरली रीज़न है जिसके कारण अमेरिका डोमिनेट करता है संयुक्त राष्ट्र में। ठीक, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। सो नाउ 26 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको जवाब देना है। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एस.एम. भंडार नायके और इज इट सरोजनी नायडू? तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, आप जो भी चार नाम यहाँ पर देख सकते हो वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती। सुचेता कृपलानी की अगर बात करें तो वो हमारे देश की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर रह चुकी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सीएम इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वहीं अगर आप एस.एम. भंडार नायके की बात करो तो फर्स्ट फीमेल पीएम इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री एस.एम. भंडार नायके, वो किस देश की थी? श्रीलंका की। एंड जो डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, सी वाज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज यूपी कहते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। सी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कितने गर्व की बात है कि भारत की व्यक्ति थी जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो महिला अध्यक्ष है वो बनी। ठीक है, सो विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना वो पंडित नेहरू की बहन थी। ठीक है, सिस्टर थी। ये चीज आपको पता होना चाहिए, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन, मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ स्थित है? सो आपके चार ऑप्शन है, यूएसए, यूके, फ्रांस और इज इट जापान? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपको बताना चाहिए, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जो कि दरअसल दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो ये कहाँ बेस्ड है, मतलब बेसिकली इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? उसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में एक और फैक्ट होना चाहिए पता आपको, 1961 में इसको बनाया गया था और यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है, लंदन में बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ये बेस्ड है यूएसए में। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
2006, 1945, 2009 एंड 2008। तो आपको जवाब देना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2006। 2006 में दरअसल संयुक्त राष्ट्र में एक मानवाधिकार परिषद बनाया गया था। और आपको बता दूं कि इसमें इंडिया भी अब एक मेंबर के तौर पे ज्वाइन कर रहा है। उसकी वोटिंग हुई थी, मतलब उसका इलेक्शन हुआ था। इंडिया को बहुत बड़े मत के साथ, मतलब बहुत रिकॉर्ड वोटों के साथ उसको जीत मिली। अब इसका एक मेंबर बनेगा इंडिया कुछ सालों के लिए अगले। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, 2006 ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स। मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य देश हैं, सदस्य राज्य हैं। 57, 15, 64 और इज इट 54। तो आपको बताना है इकोसॉक में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, सो इसका सही जवाब होगा, ये भी आपको पता होगा कि ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 54। 54 इसमें मेंबर स्टेट्स होते हैं जिनको चुना जाता है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन जज एट द ICJ। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक भारतीय जज भी है, इनका नाम क्या है। DY चंद्रकांत, प्रवीण शर्मा, दलवीर भंडारी और इज इट NV रमना। तो आपको बताना है कि ICJ में इंडियन जज कौन है। ICJ के बारे में आपको बता दूं, ICJ जो है वो हेग में अवस्थित है और ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। ICJ में कितने जज होते हैं, तो 15 जजेस होते हैं। ठीक, और 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक, तो 15 जज होंगे जो 9 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। उन 15 जज में एक भारतीय जज भी है जिनका नाम क्या है, तो इसका सही जवाब होगा दलवीर भंडारी। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ICJ एक चीज के लिए और फेमस है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जो कुलभूषण जाधव का केस है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया गया है पाकिस्तानियों के द्वारा और उनको काउंसलर एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजों के कारण भारत ने केस करा था ICJ में और वहां पर जो जजमेंट है भारत के फेवर में आया था। सो इसका सही जवाब होगा दलवीर भंडारी, ही इज एन इंडियन जज एट द ICJ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आप पहुंच गए हम लोग लेवल 2 की तरफ, तो थोड़ा सा टफनेस अब इंक्रीज होता हुआ चलेगा। Which of the following statement is or are correct। मतलब आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको उन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आर बाइंडिंग ऑन ऑल UN मेंबर। मतलब आपसे पूछा जा रहा है या स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो डिसीजन होता है ना, वो सभी UN मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। स्टेटमेंट 2 है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बीन सस्पेंडेड। न्यासी परिषद को निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने ओनली 1, ओनली 2, बोथ और इज इट नन। मतलब आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहले देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या जा रहा है, द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आर बाइंडिंग। नो सर मैम, आपको पता होना चाहिए कि UNGA का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, दरअसल UNSC जो होता है ना, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जो डिसीजन होता है, याद रखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, UNGA का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। UNGA ने कोई डिसीजन लिया है वो बाइंडिंग नहीं होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजन हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द UN मेंबर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाइंडिंग इसका मतलब ये हो गया कि आप देख ही सकते हो ना कि उनको मानना पड़ेगा, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितनी ज्यादा पावरफुल एजेंसी इसके कारण से बन जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बीन सस्पेंडेड। बिल्कुल सही बात है, 1994 के बाद से ये काम करना इन्होंने बंद कर दिया है, बिकॉज इसका जो लास्ट टेरिटरी था जो इसके अंदर में था वो था पलाऊ। तो उसने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद से ये सस्पेंड कर दिया गया बेसिकली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। ठीक है, ओनली 2 इसका सही जवाब होगा। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको बता दूं कि ऐसे टेरिटरी जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, ऐसे टेरिटरी जो कैपेबल नहीं है गवर्न करने के लिए, सेल्फ गवर्न करने के लिए, तो उसको किसी देश के अंदर में दिया जाता है। मान लो कि कोई एक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री, ठीक है, तो वो अभी कैपेबल नहीं है गवर्न करने के लिए, यहाँ पर चीज़ें गवर्नेंस यहाँ पर डिलीवर नहीं करी जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा यूनाइटेड नेशंस कि इस टेरिटरी को किसी के परव्यू में दे देगा। फॉर से लेट्स से फ्रांस के अंदर में दे दिया इसको, तो ये क्या हो गया कि फ्रांस का एक मैंडेटरी टेरिटरी हो गया, मैंडेट टेरिटरी हो गया।
तो ऐसे टेरिटरी को ना यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर में रख दिया गया था। ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, जब ऐसे मैंडेटरी टेरिटरी होते थे, बाद में इसको यूनाइटेड नेशन टेरिटरी ट्रस्टीशिप काउंसिल बना के उसके अंदर में रख दिया गया था। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ये देश कैपेबल हो गया आज़ाद होने के लिए, गवर्न करने के लिए और या फिर किसी और दूसरे देश के साथ मिलने के लिए, तो उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। Which of the following statements is or are correct? फिर से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है। UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states। मतलब संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकना और राज्यों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। उसके बाद UN's most visible public figure and the representative head is the president of the United Nations General Assembly। संयुक्त राष्ट्र के सबसे दृश्यमान सार्वजनिक व्यक्ति और प्रतिनिधि प्रमुख UNGA के अध्यक्ष हैं या होते हैं। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करने के लिए पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। यूएन's ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है कि यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो, उसको रोका जा सके और साथ ही साथ दुनिया के जो देश हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो सके, क्योंकि कई सारे ऐसे मसले होते हैं कि बिना कोऑपरेशन के उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोविड हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये सब ऐसे इशू है ना, इसको आप अकेले नहीं कर सकते। कोई देश अकेला सोचेगा कि हम अपने देश में कंट्रोल कर लेते हैं इन चीज़ों को तो दुनिया भर में ये चीज़ें नहीं फैलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोऑपरेशन की जरूरत होती है, तो यूनाइटेड नेशन का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यूएन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए। नो सर मैम, आपको पता होना चाहिए कि यूएन की सबसे मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर रिप्रेजेंटेटिव हेड कौन होते हैं, वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो जब यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो वहां पर बात आती है सेक्रेटरी जनरल की। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में कि अभी के समय में यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है और वो किस देश से आते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल अभी के समय में कौन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है केवल वही सही है। ऑप्शन बी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो व्हाट डज द कार्टून डिपेक्ट, मतलब यह कार्टून क्या दर्शा रहा है। आपको गौर से कार्टून को देखना है और आपको बताना है कि कार्टून में दरअसल क्या बताया गया है। यूएन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इजराइल, इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सख्त कार्रवाई। इनइफेक्टिवनेस ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र की अप्रभाविता। वॉर इज द ओनली मेथड टू रिसॉल्व डिस्प्यूट, मतलब विवादों को सुलझाने का एकमात्र तरीका युद्ध है। या फिर वैश्विक शांति अर्थात ग्लोबल पीस। तो दरअसल इस पिक्चर में क्या दर्शाया जा रहा है, इस कार्टून में क्या दर्शाया जा रहा है। तो दरअसल ये जो कार्टून है ये 2006 में जब इजराइल ने लेबनान पे हमला किया था। ठीक है, लेबनान पे हमला किया। दरअसल लेबनान में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला ने इजराइल पे हमला किया था, तो इजराइल ने रिटेलिएट करके लेबनान पे हमला कर दिया और उसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ था, क्योंकि उसने अटैक करने के चक्कर में बहुत सारे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते थे, बहुत सारे जो लोग होते थे, सिविलियंस होते थे, उन पर भी अटैक कर दिया, कई सारे लोग मारे जा रहे थे। और फिर ये कब हुआ था, जून 2006 में। ठीक है, लेकिन जब ये बात यूनाइटेड नेशन पहुंचती है तो यूनाइटेड नेशन इसमें बहुत लेट लतीफ़ी करके यहाँ पर डिसीजन देती है। अगस्त में जाकर यहाँ पर कुछ डिसीजन आता है, फिर अक्टूबर में जाकर इजराइल वापस वहाँ से लौटती है, लेबनान से अपनी आर्मी को विड्रॉ करती है। इस पीस का मतलब एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका अंत होता है अक्टूबर में जाके। सोचिए जून में स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में जाके, मतलब ये क्या दर्शा रहा है, इट इज शोइंग द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही जवाब होगा इनइफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हो व्यक्ति को, ये है कोफी अन्नान और इनको दिखाया जा रहा है कि कितना डिफेंसिव खेल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज नॉट बीन प्रपोज्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने कितने मेंबर होते हैं। तो मैंने कई बार बता रखा है कि 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 10 इसके नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट में कौन कौन है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और 5वां देश कौन सा हो गया, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया। ठीक है, तो ये 5 देश है जिनको P5 कहा जाता है। और नॉन परमानेंट जो होते हैं ना वो हर एक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया भी अभी एक है जो तो कि 2022 तक रहेगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं।
तो कुछ और मेंबर्स के इसमें इंक्लूजन होना चाहिए। ये जो परमानेंट मेंबर है ये ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है, या करंट ग्लोबल सिनेरियो को ये सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूके, फ्रांस, ये 2 देश यूरोप से आ जाते हैं। चाइना, रशिया, चलो ये ठीक है, आप रशिया को तो वैसे मतलब यूरोप का भी पार्ट माना जाता है और एशिया का भी पार्ट जाता है, ठीक है। अगर इसको एशिया का मानना है तो चाइना, रशिया एशिया के हो गया, यूएसए नॉर्थ अमेरिका का हो गया। बाकी कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तो ऐसे कई सारी दिक्कतें हैं ना, जो कि इसके लिए बातें उठती है कि भाई आप ये ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है। तो कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे कि किसी भी नई कंट्री का इंक्लूजन होगा ना, तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा जिसके कारण से नए मेंबर का एंट्री हो सके। तो उसके लिए किसी को तो एंट्री नहीं मिल जाएगी, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिजाइन किए गए हैं या लिस्ट किया गया कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से किसी नई कंट्री का इंक्लूजन हो सकता है इनटू द यूएनएससी। सो उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया सही नहीं है इनमें, इन चारों ऑप्शंस में? एक मेजर इकोनॉमिक पावर, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, अ न्यूक्लियर पावर और ए सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होनी चाहिए वो देश, बिल्कुल बात सही है। लोकतंत्र का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ना हो कि फॉल्टर करता जाए। इसका सही जवाब कौन सा नहीं है? तो तब परमाणु शक्ति। अब एक परमाणु शक्ति वाले देश को अगर आप एंटर करवाना शुरू कर दोगे और ये क्राइटेरिया बना दोगे कि जो भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है वो यूएनएससी का मेंबर बन सकता है, तब तो भाई दुनिया और तबाह हो जाएगी। तब तो सब देश जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर देगी कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे तो यूएनएससी के मेंबर बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा ये। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो न्यूक्लियर पावर बनने से आप यूएनएससी के मेंबर बन जाओगे, ये ऐसा जरूरी या क्राइटेरिया के तौर पे नहीं रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया प्रपोज नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा किसकी सिफारिशों पर की जाती है? सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इज इट यूएन सेक्रेटेरिएट? तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं ना उनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है, 5 सालों के लिए किया जाता है। जैसे अभी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, जो मैंने अभी क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्चुगल के हैं। तो उनको 2017 में चुना गया था, तो उनका कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा है। फिर लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि 2022 से उनको एक्सटेंशन मिल गया एक तरह से 2027 के लिए, क्योंकि उनको रिकमेंड किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही रिकमेंडेशन देता है। उसके बाद देखो होता क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर है ना, वो लोग मिलकर क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कुछ नाम। एक मान लो कि 3 नाम कर दिया उन्होंने मेंशन कि ये तीनों व्यक्ति बन सकते हैं। तो अब इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जैसे आपको पता है कि 193 मेंबर्स हैं, वो वोट करेंगे कि इन तीनों में से कौन बनेगा। तो इस तरीके से चीजें होती है कि यूएनएससी पहले रिकमेंड करेगा, उसके बाद वोटिंग होगी यूएनजीए में, और हर एक कंट्री के पास वहां पे 1 वोट होगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, डिसाइड होगा कि नया सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा। इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप देख सकते हो यूएनएससी कितना ज्यादा पावरफुल है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लेवल 3 की ओर, और लेवल 3 में आ गया है आपके सामने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। So, assertion कहा जा रहा है, nations can usually see that there are some things they must do together। मतलब राष्ट्र आमतौर पर देख सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जो उन्हें एक साथ करनी चाहिए। और रीजन कहा जा रहा है कि there are issues that can so challenging that can only be dealt with when everyone works together। ऐसे मुद्दे हैं जो इतने चुनौतीपूर्ण हैं कि केवल तभी निपटाया जा सकता है जब सभी मिलकर काम करें उसके ऊपर। तो क्या होगा इसमें से असर्शन रीजन में से? तो हमारा जो तरीका रहा है हमेशा से असर्शन रीजन को, क्या तरीका रहा है सभी को पता है कि हम लोग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके पहले पढ़ते हैं। पहले अलग अलग तौर से इसको पढ़ा जाता है। नेशंस कैन यूजुअली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दे मस्ट डू टुगेदर। बिल्कुल सही बात है कि नेशंस को पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको एक साथ करना चाहिए। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज वाला इशू हो गया, कोविड वाला इशू ले लो, ठीक है। वो सब जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको एक साथ ही उसको किया जा सकता है, उसको एक साथ ही करना चाहिए उस चीज को रिजॉल्व करने का काम, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कुछ इशूज ऐसे हैं ना जिसको एक साथ ही उसको निपटाया जा सकता है। अकेले कोई देश चाहे तो उसको निपटा नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टेररिज्म, मान लो कि एक कंट्री टेररिज्म से निपट लेता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि उस पर टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, किसी दूसरे कंट्री में टेररिज्म फैल रहा होगा, वहां से इस पे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो कुछ ऐसे इशूज हैं जिसको आप अकेले नहीं निपटा सकते हो, तो इस कारण से ये चीजें हुई थी। सो इसका जो स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है। अब हम लोगों को क्या देखना है कि क्या ये जो असर्शन है उसका सही एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है। बिकॉज लगा के अगर आप देखोगे
तो ये आपको पता चलेगा कि बिल्कुल कि उनको साथ इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि कुछ इशू इतने चैलेंजिंग होते हैं कि उनको साथ मिलकर ही निपटाया जा सकता है। तो अगर रीजन सही है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब संरचना और प्रक्रिया में सुधार पर सबसे बड़ी जो बात होती है या चर्चा होती है, तो उसमें सुरक्षा परिषद के कामकाज पर सबसे बड़ी चर्चा होती है। रीजन कहा जाता है द साइज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिमेन्ड स्टेशनरी सिंस 1965। कारण कहा जा रहा है कि 1965 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आकार स्थिर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि जब भी स्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्म्स की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा बात यही निकल के आता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुधार है वो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक तरह से पार्शियलिटी करता है, ठीक है, एक तरह से पूरी तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। दुनिया में कई सारे कॉन्टिनेंट है, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं मिल पाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की अगर बात करूँ तो परमानेंट मेंबर चाहे तो एक भी परमानेंट मेंबर चाहे तो वीटो लगा सकता है। तो इस तरीके से बात आती है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स की नीड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि साइज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिमेन्ड स्टेशनरी। बिल्कुल सही बात है कि 1965 से ये वैसा का वैसा ही है। आपको बताऊं कि 1945 में जब बना था तो 11 इसमें मेंबर होते थे, लेकिन 65 में इसको बढ़ा के 15 कर दिया गया। लेकिन उसके बाद से ये इंक्रीज नंबर हुआ ही नहीं, जबकि यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप इंक्रीज होती चली गई समय के साथ साथ। ठीक है, जब बनाया था तो 51 स्टेट थे, आज के समय में उसमें 193 स्टेट है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कुछ ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप रीजन लगाओगे, बिकॉज लगा के देखोगे तो बिल्कुल सही बात है कि सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स की बात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आती है। और क्यों आती है? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो साइज है वो उतना का उतना ही है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। रीजन और assertion दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द IAEA वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 ऑन द प्रपोजल बाय द यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एइज़नहावर। एंड स्टेटमेंट के बाद रीजन कहा जा रहा है कि इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो अभी कथन में है कि IAEA की स्थापना 1957 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी एइज़नहावर के प्रस्ताव पर की गई थी। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि IAEA की स्थापना 1957 में ड्वाइट डी एइज़नहावर ने एक तरह से एक विजन दिया था एटम्स फॉर पीस करके, उसके अंतर्गत किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। रीजन कहा जा रहा है कि इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही है कि इसकी जो स्थापना है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो, इसको प्रमोट करने के लिए किया गया। ठीक है, तो दोनों assertion और रीजन सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है कि इसकी स्थापना इसलिए करी गई ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of assertion। आई होप क्लियर हो गई होगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपके सामने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। देखते हैं, ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इशूज आर डेल्ट विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड इशू जो होते हैं उसको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डील किया जाता है। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी काउंसिल का काम ही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी जो मानवीय नीतियाँ होती है वो या तो प्रिंसिपल ऑर्गन करती है या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो होती है वो करती है, इसके लिए काम करती है। जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, एंड बहुत सारे और भी ऑर्गन जो हैं इसके लिए काम करती है, जैसे WHO वगैरह हो। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Having consensus among the 5 permanent members on security issues is vital for its implementation। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो UNSC में जो भी डिसीजन लिया जाता है ना उसके लिए 5 परमानेंट मेंबर का एक तरह से कह सकते हो उसके बीच में कंसेंसस होना जरूरी है। क्योंकि अगर उन 5 में से अगर एक ने भी बोल दिया नहीं तो वो रिजोल्यूशन वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि ये जो इनके पास राइट है इसको वीटो राइट कहते हैं। वीटो राइट में क्या होता है कि एक भी परमानेंट मेंबर ने अगर कह दिया नहीं तो वो रिजोल्यूशन आगे मूव नहीं होता है, वो वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। तो कंसेंसस होना जरूरी है अगर कोई भी डिसीजन लेना है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन डी। द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स ऑफ ऑल अदर प्रिंसिपल ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप जनरल असेंबली के बन गए मेंबर
तो आप जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके मेंबर बन गए, जितने स्पेशलाइज एजेंसी सबके मेंबर बन गए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। यूएनजीए में तो 193 मेंबर हैं, यूएनएससी में तो अगर आप देखोगे तो 15 ही मेंबर हैं, आईसीजे में तो 15 ही जज होते हैं, ठीक है। इकोसॉक में तो 54 ही मेंबर होते हैं, तो कैसे सारे बन जाएंगे मेंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा तो WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, तो ऐसे कई सारे एजेंसीज वगैरह है ना। तो इस कारण से आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूएनजीए के मेंबर बन जाने से सबका मेंबर आप बन जाओगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ध्यान से आपको देखना है और स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। सबसे पहला सेशन कहा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो कि पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। तो ये सेशन बिल्कुल सही है। एंड रीजन कहा जा रहा है कि इट वाज फाउंडेड इन 1961 इन द यूएसए। क्या ये 1961 में फॉर्म हुआ था? बिल्कुल सही बात है, 1961 में फॉर्म हुआ था। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या इसको यूएसए में फॉर्म किया गया था? क्या ये यूएसए बेस्ड एनजीओ है? नो। ये कहाँ पर बेस्ड है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है। तो इसलिए हमारा जो रीजन है वो गलत हो जाता है। आपको ध्यान से रीजन एंड असर्शन दोनों को पढ़ना है स्टेटमेंट में, बहुत ध्यान से आपको इस चीज़ को कंसिडर करना है। उसका ये जो यूएसए वाला पार्ट है ये गलत हो जाता है, इसका सही होता है यूके। तो जैसे ही आपका रीजन गलत हुआ, आपका ये और बी ऑप्शन सही नहीं होगा, आप ढूंढोगे कि रीजन कहाँ पे इनकरेक्ट है, तो वो है ऑप्शन डी में। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप कि आपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा लाइव चैट में भी और कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों ने नहीं किया है, तो अगर आप लाइव चैट में देर से जुड़े हो तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोग क्या करो कि कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो, ठीक है। वापस से रिवाइंड करो, वीडियो को पूरा देखो और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, बिकॉज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही और गलत होना वो बात की बात है, वो तो एक्सप्लेनेशन मैं कर ही दे रहा हूँ। और हाँ, आपको एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आसपास के बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, तो उन चीज़ों को भी आप सुनो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा तो आपको पता है ही कि कहाँ से इन PDFs को डाउनलोड करना है। फ्री PDFs आपके लिए अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो सारे PDFs के कंपाइलेशन मिल जाएंगे। हालांकि ड्राइव लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दिया गया, लेकिन आपके लिए ये एडवाइजरी कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर अदर अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं। कई सारे बच्चे वहाँ पे डाउट्स पूछते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। हालांकि अगर आपको हमसे जुड़ना है तो उसके लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ एक डाउट फॉर्म का भी लिख दिया गया, तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक आपको समझने में परेशानी आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहीं भी आप हम तक पहुँच सकते हो वहाँ तक अपनी बातें पहुँचाइए। आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।